पीछे गड्डी दे कसा मुझे फिर भी तू गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। तुषार, राजन, ईशा। तुषार आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोलना चाह रहे हो शायद। नहीं सर, आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही है। दो चार मिनट और वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि तो फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी को आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, यहाँ पे कनेक्टेड। लास्ट सेशन का किस किसने पढ़ा था? जो लास्ट सेशन में करवाया था उसमें किसी का कोई डाउट है? नो सर। नहीं। ओके, जो मैंने टास्क दिए थे वो किए हैं? टास्क दिए थे वो किए तुम लोगों ने? टास्क याद है क्या दिए थे? टास्क क्या दिए थे भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट? शुभम, तुषार। 5 पेज of 7 पेज of marketing और SWOT analysis। तो पढ़ा था इनके बारे में? यस सर, थोड़ा क्या शॉर्ट पढ़ा है एनालिसिस रजनी? पढ़ा थोड़ा बहुत सर। वॉट एनालिसिस तो मैंने ही बता दिया था, थोड़ा बहुत। हाँ जी सर। तुमने क्या पढ़ा है, एक्स्ट्रा क्या पढ़ा है बताओ? क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, बताओ फटाफट।
5 पेज में तो प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस और पीपल आते हैं, और 7 पेज में उसमें 2 और ऐड हो जाते हैं, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। बिल्कुल ठीक है। तो समझ आ गया बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये कुछ किसी ने सोचा है? वो तो मैंने बता दिया था, उसके अलावा बताओ। अच्छा वही आ रहा है क्या? ओके। और फिजिकल एविडेंस आपका जब सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है ना, और अगर आपकी कस्टमर विजिट वहां रह रही है, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो वो कितना अच्छा आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो फिजिकल एविडेंस की, भाई वो क्यों आपके ऊपर ट्रस्ट करें, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट यूज करके ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट सर्विस में ऐसा नहीं होता। हाँ, जो 7 पीस है वो जो जितना मैंने स्टडी किया इसके बारे में, वो जो है हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन पैकेजिंग जो है ना आपका, ये लगा लीजिए, सिर्फ उसमें नहीं होता, फिजिकल प्रोडक्ट में, सर्विस में भी होता है। कैसे होता है? अब मान लो आप एक पैकेज बिल्ड करते हो कि आप पर्टिकुलर प्राइस में क्या क्या चीजें या क्या क्या सर्विसेज उसको दोगे, राइट? तो वो आपका प्राइस और पैकेज, कि भाई आप कितने अच्छे वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, अपनी सर्विस को, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ओके, अगर वो सारा क्लियर है तो फिर आगे स्टार्ट करें। सारा दिन नींद में रहता है। चलो, तो अगर वो सारा कुछ क्लियर है आपका, तो आगे हम लोग आज जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, जिसमें हम काफी सारी चीजें समझेंगे कि डिजिटल। क्या हुआ? तो हम लोग इसमें ये समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग जो है कैसे अलग है फिजिकल मार्केटिंग से, ठीक है, या क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर विजिबल हो जाए तो मुझे बता देना। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। सो अब जो हम लोग टॉपिक करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू के अंदर, वो हमारे जो उसके की पॉइंट्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि सबसे पहली चीज डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है, ठीक है, बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, और बेनिफिट्स के अंदर ही हम कंपैरिजन समझेंगे कि ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या हम लोगों को एक्स्ट्रा या एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग कवर अप करते हैं। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ कर चलेंगे, राइट? सो सबसे पहली चीज कि डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? तो देखो, ये तो सिंपल है डेफिनेशन कि अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट, किसी की भी कंपनी या किसी भी सर्विस की मार्केटिंग जो है किसके थ्रू कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि आपका सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, वेब एप्लीकेशन हो गया, सर्च इंजन हो गई, ठीक है, तो ये कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, राइट? क्लियर है इतना? उसके बाद हम लोगों का जो सबसे मेन टॉपिक आता है वो यही आता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एस्पेक्ट में डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सबसे मेन चीज जो है जिसकी वजह से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करते हैं अपने कंपनी या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। तो देखो, जो मेजर सबसे जो चीज है वो ट्रैकेबिलिटी है, ठीक है। ट्रैकेबिलिटी क्यों है?
ट्रैकेबिलिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके पास बेसिकली कैंपेन्स आप रन करते हो, ठीक है, जितने भी, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, कोई भी सर्च इंजन का आप कैंपेन रन करते हो, तो वहां पर आप पूरा पूरा ट्रैक रख सकते हो कि कितना पैसा लगाने के बाद आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, और कहाँ से कितना रिटर्न मिल रहा है। मान लीजिए आपने फेसबुक से 10 कैंपेन रन किए, ठीक है, और इंस्टाग्राम से 50 कैंपेन रन किए, तो आप ये जज कर सकते हो, ये देख सकते हो कि किस कैंपेन से आपको कितना रिजल्ट मिला, मतलब कि पोस्ट पर रिजल्ट आपको कितना पड़ रहा है, कहाँ से, ठीक है। अब ये चीजें हमारी फिजिकल मार्केटिंग में नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी दिया था कि मान लीजिए आप अभी न्यूज़पेपर में ऐड डलवाते हो, ठीक है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, न्यूज़पेपर में ऐड डलवाई, टीवी में ऐड डलवाई, रेडियो में डलवा दी, ठीक है, आपने मान लीजिए 1000 रुपीज तीनों में ऐड स्पेंड किया। अब आपके पास जो है, लेट्स से कि आपके पास 100 कस्टमर्स आए, क्या आप ये बता सकते हो कस्टमर से पूछे बिना कि वो कस्टमर आपको टीवी की ऐड देख कर आया, या रेडियो की ऐड देख कर आया, सुन के आया, या फिर न्यूज़पेपर की ऐड सुन के आया, देख के आया? क्या आप ये चीज जज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वहां पर ट्रैकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर एक क्वेश्चन हमारा राइज होता है कि ठीक है, वो ट्रैकेबल नहीं है, बट अल्टीमेटली हमें कस्टमर्स मिल रहे हैं, 100 कस्टमर वहां मिले, 100 कस्टमर यहाँ पे मिल गए। तो हम लोग, अब मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में भी आपने 3 प्लेटफॉर्म चूज किए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। मैं अभी ये नहीं बात कर रहा कि फेसबुक के 3 कैंपेन, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। मैंने आपकी इजीनेस के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन 3 प्लेटफॉर्म में डिवाइड किया, ठीक है। अब तीनों प्लेटफॉर्म पे जब आप ऐड रन करते हो, ठीक है, तो आपने सेम बजट 1000 रुपए जैसे न्यूज़पेपर में डाला था, तो हजार रुपए इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे डाला, तो लगभग 3000 रुपए ही आपने यहाँ स्पेंड किए, 3000 रुपए ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग में स्पेंड किए। कस्टमर भी लगभग सेम मिले, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है 100 यहाँ पर मिले और 100 वहां पर मिले। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि फिर भी हम लोग अगर ट्रैकेबल है भी, ठीक है, तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि हम लोग क्यों फिर भी डिजिटल मार्केटिंग को चूज कर रहे हैं? कि भाई कस्टमर्स तो मिल गए ना, उस सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स मिल रहे हैं, बट फिर क्यों हम सिलेक्ट करें? अब आप पॉइंट समझिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पॉइंट समझे मेरा? हाँ जी सर। हाँ, तो अब ये बताइए कि क्या ऐसा रीजन है कि मैं फिर भी डिजिटल मार्केटिंग को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ? इससे फर्क क्या पड़ा? चले ये भी छोड़ दीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, बस ये बताइए कि अगर आपने 3000 रुपए ही वहां स्पेंड किए, 3000 रुपए ही यहाँ स्पेंड किए, 3 तरीके की एडवर्टीजमेंट वहां की, 3 तरीके की एडवर्टीजमेंट यहाँ की, तो उन तीनों एडवर्टीजमेंट में हम लोगों के पास जो मेजर कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स है, वो भी सेम है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इफेक्ट क्या पड़ रहा है? सबसे मेन चीज क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बताना चाहेगा कि इफेक्ट क्या पड़ रहा है? मतलब सब कुछ तो सेम है, सिर्फ ट्रैकेबिलिटी को छोड़ कि वहां ट्रैकेबल है, यहाँ ट्रैकेबल नहीं है। हमें तो अल्टीमेटली कस्टमर से ही लेना देना है कि अगर हमें 100 कस्टमर मिल गए, हम तो सेटिस्फाइड है, और वहां पे भी 100 ही मिल रहे, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ट्रैकेबल होने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता मैं बताऊं सर? है? एक सेकेंड लविश। हाँ जी, ट्रैकेबल का मतलब क्या होता है? ट्रैक कर पाना, कि हम लोग ये ट्रैक कर पा रहे हैं कि किस प्लेटफॉर्म से हमें कितने कस्टमर्स मिले, राइट, या किस एडवर्टीजमेंट से हमें कितने कस्टमर्स मिले, ठीक है, आप ये ट्रैक कर पा रहे हो। तो ट्रैक करने से आपको फ्यूचर में एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये भी मैंने भी तो यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। लविश, तुम बता दो ऑनलाइन में। जैसे आपने बताया था कि अगर मान लो एड चल रही है ट्रेडिशनल मेथड से, हमने चला दी, टीवी पे चला दी, न्यूज़पेपर पे चला दी, तो हमें पता नहीं लगता कि कहाँ से कितना रिजल्ट आया। बिल्कुल और दूसरी साइड ऑनलाइन जब हम करते हैं, हमें पता लगता है फेसबुक के ऐड से 10 कस्टमर आए हैं या कहाँ से, तो हम अपना जो कैपिटल है उसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब कि हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे? आरओआई जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आरओआई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए।
आरओआई का मतलब ये है कि आप मान लीजिए 10 रुपए अपने बिजनेस में लगा रहे हो, तो फ्यूचर में आप कितना उससे रिटर्न्स निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो आप आरओआई अगर बढ़ा पा रहे हो इस ट्रैकेबिलिटी की वजह से, तो आपको इनिशियल फेज में शायद डिफरेंस ना समझ आए, इनिशियल फेज में ट्रैकेबिलिटी का फायदा ना दिखे, लेकिन एक लॉन्ग रन में जब आप बिजनेस को सस्टेन करने की बात करते हो, एक स्टेबल बिजनेस की बात करते हो, तो आप ये देखते हो कि आपको लॉन्ग रन में कितना आरओआई आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वहां पर आपको अगर ट्रैक हो चुका है कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे मान लीजिए 98 कस्टमर मिले फेसबुक से, ठीक है, तो 98 कस्टमर अगर फेसबुक से मिले, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से मुझे एक एक कस्टमर मिला है 1000 रुपए लगाने पे, तो मैं उस पर पैसा थोड़ी ना डालूंगा। ठीक है, मैं तो फेसबुक पे ही पैसा डालूंगा। अब जहां पे मैंने 1000 रुपए डाला, वहां पे कल को मैं 3000, जो बाकी का टोटल टोटल मेरा 3000 था, वो 3000 मैं कहाँ डाल दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा। फेसबुक पे डालने पे क्या होगा, उसी सेम 3000 के बजट पे कितने कस्टमर्स मेरे जनरेट होंगे, कितना होंगे, 294 अप्रोक्सीमेट, चलो 290 लगा लो, अगर स्केलेबिलिटी में थोड़ी कॉस्ट ऊपर नीचे भी होती है तो। ठीक है, तो 290 के अराउंड कस्टमर्स हमें मिल गए, तो सेम अमाउंट पे आपका रिटर्न बढ़ गए। अगर मान लीजिए एक कस्टमर की वर्थ यहाँ पे 2000 रुपये है, ठीक है, तो कितने परसेंट रिटर्न आपका बढ़ चुका है, अब खुद सोचिए। अगर मैं ओवरऑल 200 कस्टमर की भी ग्रोथ समझूं, ठीक है, तो 200 गुना 2000 कितना हो गया, 4 लाख हो गए। तो 4 लाख रुपए का सेम 3000 के बजट पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो अब आप यहां से समझिए कि क्या इफेक्ट आपके पास आया। ठीक है, और यही चीज अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पता होती, कि मान लीजिए कि आपको पता होता कि मेरे पास 98 कस्टमर न्यूज़पेपर से आई, राइट, ठीक है, एक कस्टमर मेरे को टीवी से आया, एक कस्टमर रेडियो से आया, तो क्या आप वहां पे पैसा डालते वापस, नहीं डालते। आप कहाँ पे डालते, न्यूज़पेपर में डालते, और डेली बेसिस पे ही न्यूज़पेपर में डालते, समझे। तो यहाँ पर इफेक्ट यही आता है कि अगर जब हम लोग चेक ही नहीं कर सकते कि रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, तो कैसे आप जो है स्केल करोगे, बिजनेस को ग्रो कैसे करोगे, रिटर्न्स कैसे बढ़ाओगे। यहाँ पर बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं इंक्रीज कर सकते। क्लियर हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ये चीज। यस सर। मैं ओके, सो अभी ये सबसे मेजर जो है डिफरेंस था हमारा, कि ये जो है मेजरेबल है या ट्रैकेबल है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है ये समझ आया होगा, लॉन्ग रन में हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है, तीसरा, आपके ब्रांड को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है, लॉयलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद सेलिंग साइकिल रिड्यूस करता है। सेलिंग साइकिल रिड्यूस करने का मतलब क्या है, कौन बताएगा सेलिंग साइकिल रिड्यूस करने का मतलब। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, मेरे को डाउट होने लगा। बिल्कुल, मिडल मैन की जरूरत नहीं है, प्लस हमें ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक दुकान करते हो और ऑनलाइन ऑफलाइन शॉप करते हो, ऑफलाइन शॉप में आपकी एक कस्टमर्स की लिमिट होगी, कि अगर एक पर्सन वहां पे आपने बिठाया है कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, तो वो दिन में कितने कस्टमर सर्व कर लेगा, 100, मैक्सिमम 200। ठीक है, लेकिन क्या ऑनलाइन में ऐसी कोई लिमिट है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेलिंग साइकिल रिड्यूस भी हो रहा है, प्लस प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और वो भी सेम बजट पे। आई थिंक वो ऑफलाइन बिजनेस से कम जो बजट पे आपका एक बिजनेस स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे, राइट। ठीक है, उसके बाद आपके प्रोवाइड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस कितनी है, कि आपको ऑनलाइन शॉप खोलने के लिए ना तो आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत है। आप क्या कर सकते हो, आप आज के टाइम पे वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, जो हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। आपकी ऑनलाइन शॉप ओपन हो गई। ठीक है, खर्चा कितना है, डोमेन और होस्टिंग का अगर आप लेते हो लाइव करने के लिए 2 से 3 हजार रुपए डोमेन होस्टिंग का खर्चा। वेबसाइट खुद से बनाई, एसईओ आपने खुद से की, पर वो आप मार्केटिंग खुद से कर रहे हो। ठीक है, आपको ना पैसे की जरूरत है ज्यादा, और ना ही आपको कहीं ऑफिस करने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑफिस आपका क्या है, आपकी वेबसाइट है। ठीक है, जितना मर्जी अच्छा बना लो उसको। ठीक है, तो आप वेबसाइट ऑनलाइन शॉप करने में ना ज्यादा पैसा लगा, ना ही आपने जो है इन्वेंट्री भरी। आप इन्वेंट्री भी, मतलब आप ड्रॉपशिप करके कहीं से भी सामान भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, आप वाइट ना लेबलिंग का पैसा देना है, क्योंकि व्हाइट लेबल का कंसेप्ट आपके पास मार्केट में है। ठीक है, व्हाइट लेबल का कंसेप्ट क्या होता है, बेसिकली
मान लीजिए आपको समझ आता है कि कोई चाइना का प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है लेट्स से, ठीक है, तो आप ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। चाइना से आप वेंडर्स को ढूंढो, चाइना हो गया या इंडिया से भी वेंडर को ढूंढो, ठीक है, बहुत सारे वेंडर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी ब्रांड का नाम, सिर्फ आपको एक बार ब्रांड का लोगो और नाम देना है, ठीक है, आपका एड्रेस नंबर वगैरह सब देना है, वो आपका सब डिटेलिंग प्रिंट करके डायरेक्ट एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे जहां पे आपको डिलीवर करवाना है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाइट लेबलिंग, ठीक है। तो कई कई वेंडर्स आज के टाइम पे व्हाइट लेबलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ना प्रोडक्ट की इन्वेंटरी जिसमें मेजर खर्चा आता है, ना मैन्युफैक्चरिंग, लेबल की खर्चा नहीं, ठीक है, शॉप सजाने का खर्चा नहीं, ठीक है, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको मार्केटिंग पे तो फोकस करना है, ठीक है, तो क्या आपका कहीं पैसा इतना ज्यादा लग रहा है? तो आप खुद सोचिए, और ना ही आपको बड़ा कोई ऑफिस करने की जरूरत, आप एक रूम रूम में भी ना सही गार्डन में बैठ के लैपटॉप पे काम कर सकते हो, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो इससे ज्यादा कन्वीनियंस कहाँ होगी, राइट। तो आप थोड़ा सा अगर इसको इसके स्टडी करोगे व्हाइट लेबलिंग और ये सब चीजें, तो आपको समझ आएगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स, ठीक है, इवन बोट, ठीक है, आपका फायर बोल्ट, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉप शिपिंग से शुरू हुई, ठीक है। तो आप इनकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये चाइना का माल ही डिलीवर करते थे पहले शुरू में, ठीक है। अब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है नहीं बनाई है वो मुझे नहीं पता, वो आप स्टडी कर लेना, बट काफी सारी कंपनीज ऐसी मिल जाएगी जो इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग के थ्रू शुरू हुई है, राइट। क्लियर है सबको? क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यहाँ तक में कोई डाउट है? नहीं सर, ठीक, जी क्लियर। सर। ओके, ठीक है। तो अभी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब हमारे डिजिटल मार्केटिंग में 5 मेजर ऑब्जेक्टिव रहते हैं काम करने के, ठीक है। अब मेजर ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, या फिर हम अगर इसको सीक्वेंस में याद रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यही हमारा एक रोड मैप भी है एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस सेटअप के लिए, ठीक है। तो ये एक रोड मैप भी समझ सकते हो, ये आप समझ सकते हो कि हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रीचिंग द राइट ऑडियंस, ठीक है। अब देखिए, आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज किया, आपने अपनी शॉप बना ली, बट अब मेजर क्या चीज चाहिए आपको कि आपकी राइट ऑडियंस क्या होगी। अब यहाँ पर मैंने राइट ऑडियंस यूज की, ऑडियंस नहीं यूज की। ऑडियंस और राइट ऑडियंस में क्या डिफरेंस है? अब चलिए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, कईयों के यूट्यूब चैनल भी होंगे छोटे मोटे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आप लोगों को मतलब किसी भी चीज का, लेट्स से मेरे को ट्रेडिंग आती है या मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है, सो मैं क्या करता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, और मैं अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करता हूँ कि भाई इसको लाइक कर लो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऑडियंस हो आप, ठीक है, लोग तो हो ना, ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे उस चीज में इंटरेस्टेड हो? क्या आप कहीं रिलेट करते हो उस चीज से? आप क्या करोगे? मन मन गाली दोगे? सिंपल सी बात है, रोज रोज भेज देता लिंक, यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई पर्सन ऐसा होगा जो मेरी फील्ड से कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा, ठीक है, और उसे समझ आ रहा है कि यार मैं वैल्यूएबल चीज दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या वो मेरी चीज अपने आप देखना चाहेगा? देखना चाहेगा, खुद से सब्सक्राइब भी कर लेगा, मेरे को बोलने की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर यही एक फर्क है, एक नॉर्मल ऑडियंस और एक राइट ऑडियंस, मतलब कि वहां तक पहुंचो जहां आपके प्रोडक्ट की नीड है। तो इसी चीज को समझाते हुए मैंने 2 एग्जांपल भी दिए थे, या तो आपका प्रोडक्ट नया होगा बिल्कुल मार्केट में, या फिर पहले से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा जिसको आपको कम्पीट करना है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर आप आपके लिए कोई प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, मार्केट के लिए नया है, तो वहां पर क्या करते हो आप? नीड क्रिएट करते हो, एजुकेट करते हो कस्टमर्स को, राइट। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट पुराना है, आपको मार्केट में ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो वहां पर क्या क्या आता है कि आप पिछले प्रोडक्ट की जो लोग कर चुके हैं उसका एजुकेशन का यूज करते हो, कि लोगों को एजुकेट कर चुका है, सेम ऑडियंस को आप किसी डिफरेंट वे में पिच करते हो। लेट इट बी कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की कमियां निकालते हो, जहाँ जो पेन पॉइंट्स लोगों को आ रहे हैं उनकी सर्विसेज लेने के बाद भी वो आप लिस्ट आउट करते हो, और लिस्ट आउट करने के बाद क्या करते हो आप? लोगों तक अप्रोच करते हो, ठीक है, कि भाई आपको ये जो है कमियां आ रही है, तो आप जो है इसको हमारे थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लियर है इतना? यस सर। यस। ओके, सो राइट ऑडियंस तक हम लोग अप्रोच कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड वे है, ठीक है, वो है एंगेज विद योर ऑडियंस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज
रीच द राइट ऑडियंस, आप राइट ऑडियंस तक पहुंच चुके हो। सेकंड वन इज कि आप पहुंच तो गए हो, आपने उनको मजबूर भी कर दिया कि वो आपको फॉलो करे, बट अगर फॉलो करने के बाद अब आप ऐसा कंटेंट नहीं डाल रहे हो कि वो आपसे अटैच हो रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, या वो आपसे एंगेज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। सो आपका सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, या सेकंड गोल क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट्स बढ़ाने का, राइट। आपको जो पोस्ट शेयर कर रहे हो, मान लीजिए आपने कोई भी यूट्यूब पे वीडियो ड्रॉप किया, तो जो जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया है, जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो हम लोगों ने फर्स्ट वाला रखा है रीच द राइट ऑडियंस, तो उसके थ्रू आप सही लोगों तक पहुंचे, उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया, बट सेकंड स्टेप पे उनको एंगेज भी करवाना है, ठीक है। अगर आप एंगेज नहीं करवा रहे हो तो योर पेज विल डाई सून, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो गया, बोलते हो ना तुम्हारी कॉमन लैंग्वेज में कि हमारे लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो गया, राइट। तो फ्रीज होने के काफी सारे रीजन है, जिसमें से एक रीजन ये भी है कि आपका कंटेंट उस ऑडियंस के साथ एंगेज नहीं कर रहा जो आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर किसी से जबरदस्ती फॉलो करवा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करवाना है, उससे हमें लगता है कि हमारे चीज को कोई नुकसान नहीं है, बट अगर वो एंगेज नहीं हो रहे हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब का एल्गोरिथम ये चीज चेक करता है कि रेशो क्या बन रही है, जितने लोगों ने आपको फॉलो किया है क्या वो आपकी चीज पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो योर पेज विल डाई सून, ठीक है। तो यही एक चीज है जिसकी वजह से आपकी रीच खत्म होती जाती है, आपकी व्यूअरशिप खत्म होती जाती है धीरे धीरे, और आपका अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। सेकंड स्टेप समझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सेकंड वाला पार्ट समझ गए? यस सर। ठीक है, इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है, राइट ऑडियंस तक पहुंचना, फिर एंगेज करना उनको। थर्ड वन इज मोटिवेट टू टेक एक्शन, मतलब कि अब क्या हुआ, अब देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। कोर्स लॉन्च करने से पहले मैंने क्या प्लान किया कि यार मेरे पास ऑडियंस नहीं है, सो हाउ विल आई गेट द रिलेवेंट ऑडियंस। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही आना चाहिए कि मैं ऑडियंस कैसे लेकर आऊं। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, कुछ एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है। आपने देखा होगा कि आजकल एजुकेशनल कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। लोग वही कंटेंट बना रहे हैं जो लोगों को देखना पसंद है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई वकील है, वो आज के टाइम पे डाइवोर्स के ऊपर ज्यादा नॉलेज दे रहा है क्योंकि डाइवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। कोई अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर जो है टिप्स ऐसे दे रहा है कि आप घर पे रह के कैसे कर सकते हो, या क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो वो फ्री में एडवाइस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आपको वो फॉलो नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट है उनसे फॉलो करवाना। तो फॉलो करवाने के लिए आपकी स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि पहले नॉलेजेबल कंटेंट दो और उसके बाद उनको एक्शन के लिए मोटिवेट करो कि वो आपको फॉलो करना मत ना भूले आपके पेज को, राइट, ठीक है। तो आपने फॉलो करवा लिया। एंगेज करने के लिए उनसे पूछते हो आप, जैसे यूट्यूबर्स के भी आपने सुना होगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, कमेंट करके बताएं, सुना है, ठीक है। हम लोग गिव अवे कर रहे हैं, आप नेक्स्ट कमेंट कीजिए और हम सिलेक्ट करेंगे कि किसको हमें गिव अवे करना है, राइट। ये चीजें सुनिए ना। तो ये क्या है, बेसिकली एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, ताकि आप कमेंट, वो बाद की बात है, बट शुरू में उनको एंगेजमेंट्स बढ़ानी है, सबसे मेन चीज, ठीक है। तो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं, उनको एल्गोरिथम समझ आता है तभी वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला फॉलो करवाया, दूसरा एंगेज करा, तीसरा क्या किया, मोटिवेट किया। अब जो उनका एंड गोल था, अब मान लीजिए मेरा एंड गोल क्या था कि मेरे को कोर्स बेचना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उनको फॉलो करवाया, टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, दूसरा फिर उनकी प्रॉब्लम्स अपने कमेंट्स में लिखवाई कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फिर मैंने तीसरे पार्ट में क्या किया कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही थी तो मैं एक एक का पर्सनली जवाब नहीं दे सकता, सो आई हैव लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर यू, ठीक है। और वो बहुत मिनिमम प्राइस पे है, 250 260 के प्राइस पे है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। अब क्या हुआ, वो मेरे को जान चुके हैं, ठीक है। मेरी कोर्स किस में लगी, एक बार कोर्स रिकॉर्ड करने में, ठीक है। और वो कोर्स अगर मेरे 10,000 लोगों ने भी खरीद लिया एक टाइम पे 200 रुपए के रेट पे भी, तो कितना बनता है, 2 लाख, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो बनाने का 2 लाख ले लिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 लाख लिया, अब उसको मैं आगे अपने टच में रखूंगा, बड़े प्रोडक्ट्स भी सेल करूंगा, बड़ा कोर्स भी सेल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सीक्वेंस चलता है
कि पहले उनको फॉलो करवाओ, एंगेज करवाओ, तीसरा क्या है, कुछ बेच डालो, रेवेन्यू जनरेट हो गया। सिंपल, सबको समझ आया ये चीज? क्लियर है 3 चीजें? यस सर। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि एंश्योर एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेन्स। मतलब कि अब हमारा ये तो था ऑर्गेनिक वाला पार्ट, बट इसको ही हम लोग कैंपेन्स में भी, जो हम लोग पेड वाला पार्ट करते हैं, उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसी सीक्वेंस को। कैसे यूज करते हैं? सबसे पहली चीज, हम लोग अपने मान लो फेसबुक पे हम लोग बना रहे हैं, तो फेसबुक पे हमने राइट ऑडियंस पहले से ही सिलेक्ट कर ली, वो हम लोग रिसर्च करना सीखेंगे। राइट ऑडियंस सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हम लोग एंगेज करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, एक हुक लाइन क्रिएट करते हैं। हुक क्या होता है? हुक 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 हुक। अब यहाँ पे कपड़ों वाला हुक में लगाऊंगा। हुक बेसिकली वो लाइन होती है जो एकदम से आपकी टारगेटेड ऑडियंस का ध्यान खींच ले, मतलब उसको रोक दे। अब एक बात सोचिए, आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, कितना टाइम आप अगर मैं अपनी एड रन करूं, कितना टाइम मुझे मिलेगा कि आपके स्क्रॉल करने तक मैं आपका ध्यान खींच लूं? सिर्फ 2 या 3 सेकंड, राइट? सो ये 2 या 3 सेकंड में जो मैं लाइन बोलने वाला हूं ना, वो हुक होता है। ठीक है, कि आपके स्क्रॉल करने से पहले जैसे ही वो आपके कान में पड़े, एकदम आप रुक जाओ, राइट? तो दैट इज कॉल्ड हुक। तो हमें हुक बनाना सीखना है, ठीक है। हुक बनाया यानी कि एंगेज कर लिया। एंगेज करने के लिए हम और स्ट्रेटेजीज भी यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जो है सेल्स के 5 पॉइंट, क्या 5 पॉइंट्स है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्लास एंड होने वाली है, तो वो हम लोग अभी आफ्टर 20 to 30 मिनट्स जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और सभी अवेलेबल रहेंगे, राइट? ठीक है, ये टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे, ये 5 पॉइंट्स। और अभी जो मैं 5 और पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि क्या आपने भी खुद देखे हैं वो पॉइंट्स, बस ये है कि अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, अब आप ध्यान से देखोगे वो चीज, ठीक है। तो अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, इतना आप स्टडी कर लो जितना मैंने करवाया है, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर सबको? सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है।